नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेमेस्टर 2 के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2018 से 20 के ईयर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए 3 आवर दिया रहेगा, फुल मार्क्स कितना रहेगा 80 रहेगा। तो मैं चलिए तुरंत स्टार्ट करता हूँ जो क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन करता हूँ, उसके साथ कुछ बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले वो बोला फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन की तकनीक विशेष के चयन में निम्नांकित का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अधिगम जानना चाहेंगे क्या होता है। अधिगम वो होता है फ्रेंड्स, अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी फ्रेंड्स अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन है जो आपका अभ्यास, व्यवहार और प्रशिक्षण के माध्यम से आता है। यानी कि देखिए अभ्यास, प्रशिक्षण और व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन लाता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिगम। क्लियर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे ये क्या बोल रहा क्वेश्चन। तो इसमें किसको ध्यान देना चाहिए। तो अधिगम के परिणाम के निर्धारण के लिए हमेशा मूल्यांकन को जो ध्यान रखा था वह अधिगम का अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 20 फीट से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर की मापन है। फ्रेंड्स मापन के कुल 4 प्रकार होते हैं। मापन के कुल 4 प्रकार होते हैं जो कि दिया हुआ है। नॉमिनल, ऑर्डिनल और इसके साथ साथ इंटरवल और रेशियो। तो मैं फ्रेंड्स सभी बता देता हूँ। मेजरमेंट सबसे पहले आप लोग समझिए। नॉमिनल किसे कहते हैं, जो संख्या से रिलेटेड होता है, जैसे सॉरी जो क्वालिटी से रिलेटेड होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए नॉमिनल जो होता है वो क्वालिटी से, अगर बोलेंगे एप्पल इज सावर या फिर मैंगो इज स्वीट, तो इसमें स्वीट जो आ रहा है या फिर जो सावर आ रहा है उसको बोलेंगे आप लोग को नॉमिनल, यानी कि उसका जो गुण क्वालिटी को जो बताता है उसे बोलेंगे नॉमिनल। क्लियर है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का अर्थ होगा मान लो कि इंडिया इंडिया टेस्ट बल्कि T20 में अभी भारतीय टीम फर्स्ट रैंक पे आ गया, ये आज का न्यूज है ये, तो ये क्या होगा ऑर्डिनल। या फिर बोलेंगे हमारा क्लास में रैंक 3rd है तो इसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनल। क्लियर होगा। उसके साथ साथ इंटरवल, इंटरवल रैंक उसे कहते हैं जैसे कि वाले हम लोग एग्जाम में एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कि 50 से लेकर 100 के बीच में कुल स्टूडेंट मान लीजिए कि 15 शामिल है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटरवल। क्लियर है। अब लास्ट आता है रेशियो। रेशियो उसे कहेंगे फ्रेंड्स जो किसी भी दो चीज़ मान लीजिए कि ए और बी है, तो मान लीजिए कि ए का रेट बोलेगा 50 रुपये और बी का रेट मान लीजिए 60 रुपये है, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे रेशियो रूप में। क्लियर है। अगर दो का कंपेरिजन करता है तो उसे बोलेंगे रेशियो यानी अनुपातिक मेथड। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी ये जो मापन है देखिए रेशियो के आधार पर जा रहा है, फिट है ना, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे रेशियो अनुपातिक मेथड। क्लियर है। बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। यदि विभिन्न समय में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता हो तो परीक्षण क्या है। यदि विभिन्न समय में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता ना हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ, भिन्नता ना हो, यहाँ पे गौर कीजिए, भिन्नता ना हो तो परीक्षण क्या कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। क्या बोलेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए विश्वसनीयता वह तात्पर्य होता है जिसमें आप लोग को किसी भी आंकड़ा को, मान लीजिए कि आप एग्जाम दिए, आज एग्जाम दिए, मान लीजिए कि आज आपका 23 तारीख है, ठीक है 23 फरवरी आज आप एग्ज़ाम दिए। आज के पेपर में आपका चेकअप करने पे 40 मार्क्स आया। अब अगला महीना में आप लोगों का फिर टेस्ट लिया था नहीं 23 मार्च को, फिर अगर आप लोग 40 मार्क्स लाते हैं तो इसे बोलेंगे विश्वसनीयता। क्लियर है। यानी कि कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होता है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने में परिमाण समान आता है, तो इसे बोलेंगे विश्वसनीयता। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए वैधता क्या एक कार्य कुशलता है जिसमें परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विधेयतात्मक मूल्य सर्वाधिक होगा। फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ टेस्ट विल बी मैक्सिमम। तो ये फ्रेंड्स कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेशन। यानी शतांश पर किए जाने वाले मूल्यांकन कौन सा होता है। फ्रेंड्स शतांश पर जो किया जाने वाला मूल्यांकन होता है उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए शतात् मूल्यांकन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, शतात् मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर है। इसे भी मैं बता देता हूँ वीडियो में पूरा डीप ट्विल से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिख रहा, फर्स्ट चॉइस रेटिंग व डेवलप टू, क्या लिख रहा है इवेल्यूएट, जिसे हम लोग जबरदस्ती यानी कि करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसमें भी आप लोग को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंसीडर्ड जी एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो जी के लिए जो इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं गाइड गाइड गिलफोर्ड का थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट,
सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन वो रेफरेंस, तो इसका भी मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताऊंगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि हमें किसी साबुन विशेष की बिक्री का औसत ज्ञात करना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग किया जाएगा किस। देखिए, जब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग को औसत ज्ञात करने बोलेगा तो हमेशा वहाँ पे हम लोग औसत बोल रहे हैं तो मीन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीन का संबंध आप लोग का डायरेक्टली औसत से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, देखिए, प्रांतांक एक सामान्य वितरण में M15 और मानक विचलन 5 है तो 10 से 20 के बीच कितने प्रतिशत छात्र हैं? फ्रेंड, इसके लिए कुछ मत किए, जो विचलन रहेगा उसको आप लोग टोटल M से डिवाइड कर दिए इंटू 100 कर दिए, यानी अगर आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर, यानी कि 34.13 आंसर आ जाएगा 13%। ठीक है। चलिए अब ग्रुप बी आते हैं। ग्रुप बी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। तो ग्रुप बी के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन बताता हूँ। देखिए, ये जो होगा आप लोगों का इसमें 5 आंसर लिखना है। क्लियर है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल वे में एक ही कंसेप्ट बताता हूँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। क्या लिखा, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन एक दूसरे के परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए स्कूल में या विद्यालयों में किया जाता है। क्लियर है। जैसे कि किसी भी टेस्ट लेना यानी परीक्षा लेना, ठीक है, ये सब जो विद्यालय में वर्क जो होते हैं सभी हम लोग सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ देखिए, सतत मूल्यांकन में आप लोग को ध्यान रखना पड़े, इस जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सतत मूल्यांकन में हमेशा आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका उसका कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन को आप लोग को देखना पड़ेगा, वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। क्लियर है। उसके साथ साथ कुछ और इसमें पॉइंट्स में जोड़, बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ इसे हमेशा याद रखिएगा, ये जो होते हैं हमेशा मापन इकाइयों के लिए उपलब्ध अंशों तक किया जाता है। क्लियर है। इसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट, क्या बोला फ्रेंड्स, विश्वसनीयता एवं वैधता से में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताता हूँ विश्वसनीयता क्या होता है। देखिए, इससे पहले मैं बताया था। देखिए, सिंपल वे में आप लोग एक ही चीज़ समझिए, विश्वसनीयता कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक ही परिणाम प्राप्त होता है। मान लीजिए कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, बार बार वही अंक बार बार प्राप्त कर रहा हूँ, तो उसे बोलेंगे विश्वसनीयता। क्लियर है। क्लियर है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ देख, इसके कुल 3-4 विधि होते हैं। पहला विश्वसनीयता के जो विधि होते हैं उसे बोलते हैं पुनः परीक्षण विधि, यानी इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट रिटेस्ट मेथड, यानी इसके कुछ मेथड उसे मैं बताऊँ, टेस्ट रिटेस्ट मेथड। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद होता है समांतर प्रारूप विधि, यानी इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल टेस्ट मेथड। उसके बाद स्प्लिट हाफ मेथड। फिर लास्ट होता है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस, यानी फ्रेंड्स तर्क युक्त समानता विधि। यानी इसके कुल 4 रूल होते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, विश्वसनीयता की कुल 4 विधि होते हैं। पहला होता है पुनः परीक्षण विधि, जिसे टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं। समानता प्रारूप विधि, जिसे पैरेलल टेस्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद अर्ध विच्छेद विधि, जिसे स्प्लैट हाफ मेथड कहते हैं। लास्ट, तर्क युक्त समानता विधि, जिसे मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ देखिए, वैधता आ गया। तो वैधता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो वैधता मैं आप लोगों को ही बताने का प्रयास किया था। देखिए, वैधता के बारे में सुनिएगा। सिंपल वे में आप लोगों को केवल एक ही कंसेप्ट याद रखना है। वैधता क्या है? देखिए, सबसे पहले वह कार्य कुशलता है जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया। यानी कि हम लोग मान लीजिए कि लीटर है, मान लीजिए कि हम लोग तेल लेते हैं तो तेल के लिए लीटर का यूज करते हैं, तो वो जो हो गया वैधता हो गया। मान लीजिए केजी आलू, हम मान लीजिए कोई भी चीज़ सामान लेते हैं दुकान में, आलू लेते हैं, चावल लेते हैं, वो केजी के लिए होता है ना, तो उसके लिए जो वैध बनाया गया, यानी उसका जो तौलने के लिए जो वैध जो बनाया गया उसे हम लोग बोलेंगे वैधता। मान लीजिए सोना लेते हैं, किस में तौलते हैं फ्रेंड्स? कैरेट में, तो ये हो गया वैध। ठीक है। यानी कि जिसके लिए कोई चीज़ बनाया जाता है परीक्षण के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं वैधता। वैधता वह कार्य कुशलता है जिसके लिए कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह वैध बनाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोग के लिए यहाँ पे कंफ्यूज मैं हुआ था सतत मूल्यांकन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में हुआ था, मैं फिर बताता हूँ। देखिए, सतत मूल्यांकन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सतत मूल्यांकन जो है, देखिए समझिएगा, सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों में सुधारात्मक और प्रक्रियाओं और शिक्षण में सुधार के माध्यम से प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यानी फ्रेंड देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो भी प्रक्रिया किया जाता है स्कूल में उसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन। यानी फ्रेंड देखिए, सबसे पहले उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसके बाद रीटेस्ट किया जाता है, उसके बाद फीडबैक लिया जाता है, रिटेन टेस्ट लिया जाता है, फिर कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता किया जाता है। ये जितना लिया जाता है उसे हम लोग बोलेंगे सतत मूल्यांकन। ठीक है। यानी कि विद्यार्थियों में सुधारात्मक प्रक्रियाओं, यानी कि विद्यार्थियों के सुधार प्रक्रिया में जितने शिक्षण में सुधार के माध्यम से प्रतिपुष्टि प्रदान किया था उसे हम लोग बोलेंगे सतत मूल्यांकन, ताकि
उसकी उपलब्धि तथा प्रायोगिकता के स्तर को सुधार किया जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों में स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति को इंगित करता है, जिसमें विद्यार्थियों को समझ पक्ष सम्मिलित होते हैं। यानी फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान रखना, जितना विद्यालय में आप लोग को एजुकेशन के लिए मूल्यांकन किया जाता है आप लोग के फ्यूचर के लिए, उसे बोलेंगे सतत मूल्यांकन। यानी आप लोग का टेस्ट होता है, रिटेस्ट होता है, फीडबैक होता है, ओरल एग्जाम होता है, रिटेन एग्जाम होता है, उसके साथ कंपटीशन होता है, ये जितने वर्क होते हैं, क्लियर है ना, उसे हम लोग बोलेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो आपके भविष्य के पीढ़ी के लिए किया था, यानी भविष्य को सुधारने के लिए किया था, सुधारने के लिए जो प्रक्रिया कराया था, उसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन। ये सब जो मूल्यांकन होता है आपको विद्यालय में होता है, क्लियर है, और ये टीचर और विद्यार्थियों के बीच होता है। नेक्स्ट, शिक्षा में संज्ञानात्मक परीक्षण की क्या उपयोगिता। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे संज्ञानात्मक के बारे में समझना पड़ेगा क्या होता है। संज्ञानात्मक जो कि आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक के बारे में आप लोग समझिए। देखिए, संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। संज्ञान यानी कि जो अपनी मानसिक क्रिया, संज्ञान संज्ञान जो होता है फ्रेंड्स, अपनी भावना, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण को अग्रहित करना होता है, क्लियर, उसे हम लोग बोलते हैं संज्ञान। यानी आपकी मानसिक स्तर पे जो भी चीज़ को सुधार कर उसे बोलते हैं संज्ञान। ठीक है, अब देखिए, मानसिक क्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसमें सिंपल में आप लोग याद रखिएगा, मानसिक मानसिक क्रियाओं के आधार पर मानसिक क्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास या फिर परीक्षण कहते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें जो शामिल होते हैं, इसमें सबसे पहले जो शामिल होते हैं उसे ध्यान करना। सबसे पहले इसमें जो शामिल होते हैं उसे हम लोग लिखते हैं कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना, ये सब सारी आपका संज्ञानात्मक रूप में आते हैं, क्लियर है। या फिर ज्ञान हो गया, ज्ञान का बोध कराना, अनुप्रयोग कराना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करवाना, ये सभी आपका संज्ञानात्मक पक्ष का भाग होता है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, मापनी के स्तर का विभिन्न प्रकारों में वर्णन करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मापनी के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। मापनी का जो स्तर होता है फ्रेंड्स, मापनी का जो स्तर होता है उसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मापन के द्वारा किसी तथ्य के प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इससे सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन भी बताया था। देखिए, मापनी के स्तर को 3 भाग में बांटा गया, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ 4 भाग में। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स नामित नामित जिसे हम लोग बोलते हैं शाब्दिक प्रणाली भी। इसमें किसी वस्तु का क्वालिटी से हम लोग पता करते हैं, क्लियर है। उसके बाद होता है क्रमिक मापन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमिक और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल, यानी कि रैंकिंग देखा था। मान लीजिए मैं फर्स्ट लाया या सेकंड लाया तो उसे बोलूँगा क्रमिक। उसके बाद होता है अंतराल, यानी कि फ्रेंड्स को बोलते हैं इंटरवल, क्लियर है, इंटरवल। और लास्ट होता है फ्रेंड्स रेशियो और यानी अनुपातिक, यानी जो दो गो के बीच कंपेरिजन कराया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं मापने के स्तर, क्लियर है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है। फ्रेंड्स, इसे आप लोगों को खुद लिखना है। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यता क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। मूल्यांकन का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है उसमें 3 चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले होना चाहिए इसके लिए उद्देश्य, यानी किसी का भी चीज़ अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। उसके साथ साथ सेकेंड में आप लोग को ध्यान देंगे अधिगम का अनुभव, अधिगम का अनुभव इंपॉर्टेंस है, क्लियर है, इन एनसीईआरटी के बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। लास्ट होता है फ्रेंड्स मूल्यांकन के उपकरण, यानी मूल्यांकन के लिए आप कौन कौन सा उपकरण यूज करते हैं, ये आपका प्रमुख विशेषता है, क्लियर है। तो मूल्यांकन का सबसे पहले 3 उद्देश्य होता है। पहला होता है उद्देश्य, इसके लिए कुल 3 रूल होता है फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है उद्देश्य, यानी मूल्यांकन का पहला कंसेप्ट क्या होता है, उद्देश्य। उसके बाद होता है अधिगम अनुभव, उसके बाद लास्ट होता है फ्रेंड्स मूल्यांकन के लिए उपकरण, क्लियर है। ये चीज़ को हम लोग बोलेंगे मूल्यांकन के आधार, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है आप मूल्यांकन से क्या समझते हैं, फ्रेंड्स मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को सिंपल में केवल एक चीज़ याद रखना है। मूल्यांकन जो होता है मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस, देखिए मूल्यांकन जो होता है ना फ्रेंड्स, मापन प्लस मूल्य निर्धारण का योग को बोलेंगे। मापन प्लस मूल्य निर्धारण को बोलेंगे मूल्यांकन। अवलोकन के गुण और दोषों को लिखना है फ्रेंड्स, इसे आप खुद लिखेंगे, ठीक। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं वो चीज़ के बारे में बोलना है, क्लियर है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता लिखें। फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग यानी माध्य, माध्यक, बहुलक वगैरह निकालने में हम लोग करते हैं, क्लियर है। उसके साथ साथ एनपीसी की विशेषता लिखें। एनपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स बीएड सेमेस्टर 2 के लिए, और ये कंपटीशन लेवल में भी आते हैं। तो एनपीसी के बारे में जो बता रहा हूँ इससे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एनपीसी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आ सकता है ऑब्जेक्टिव टॉप में। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, एन से होता है नॉर्मल, यानी फ्रेंड्स एन से होता है नॉर्मल, पी से होता है प्रोबाबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, सी होता है फ्रेंड्स कर्व, सी होता है क्या होता है फ्रेंड्स कर्व, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। हम लोग ये चीज़ जानते हैं हमारे क्षेत्र में कुल 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हायर, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो आपका आता है वो मिडिल लेवल के आते हैं, क्लियर है ना। तो उसी प्रकार आप लोग को एनपीसी समझना है। जब किसी समूह का स्कोर मध्य के दोनों
और से समान हो तो उसे बोलेंगे सामान्य संभावना वक्र, यानी कि एनपीसी कहेंगे। क्लियर है? अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं एक, देखिएगा यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं एक तालिका बनाता हूँ। अब इसमें दो चीज़ ध्यान देना। मान लीजिए सबसे पहले इसका रैंकिंग लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा सिंपल है, ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। देखिए यहाँ से मैं मान लीजिए एक लेता हूँ, सौ का गलत बता रहा था। हाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया, एक लेता हूँ और एक ये लेता हूँ। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए कि कुल बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं इंटरवल ले रहा हूँ। मैं मान लीजिए कि 5 से 10 लिया हूँ। फिर यहाँ फ्रेंड्स मान लीजिए कि 10 से 15 लिया हूँ। क्लियर है? उसके साथ साथ अगला लेता हूँ 15 से 20 लिया हूँ। फिर फ्रेंड्स 20 से मैं 25 लिया हूँ। फिर फ्रेंड्स 25 से 30 लिया हूँ। क्लियर है? उसके लास्ट में हम 30 से 35 लिया हूँ और लास्ट 35 से 40 लिया हूँ। ठीक है? थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा, सॉरी, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं इंटरवल ले रहा हूँ 5 से 10। क्लियर है? उसके बाद 10 से मैं 15 ले रहा हूँ। ठीक है? और उसके बाद मैं ले रहा हूँ 15 से 20 ले रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद ले रहा हूँ 20 से 25। सिंपल वे में है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड इसके बीच में क्या है। मान लीजिए कि मैं बीच में मान लेता हूँ 7 10 ले दिया हूँ। कितना लेते हैं फ्रेंड? 10। अब देखिए इसके, ये देखिए मिडिल का पार्ट है। अब इसके ऊपर वाला पार्ट्स मान लीजिए। मान लीजिए मैं ऊपर लिखता हूँ 5, यहाँ भी मैं लिखता हूँ 3। क्लियर है? अब इसके नीचे फ्रेंड्स मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ। अब देखिए यानी इसके एवरेज वैल्यू कितना था फ्रेंड्स? एवरेज वैल्यू 10 था। एवरेज वैल्यू कितना था? 10। लेकिन इसके ऊपर का वैल्यू ध्यान दीजिए। यानी इसके ऊपर का जो वैल्यू देखिए 5 3 कितना आ रहा? 8 आ रहा। और नीचे का भी वैल्यू कितना? 8 आ रहा। तो यानी एवरेज वैल्यू के ऊपर और नीचे दोनों का स्कोर क्या हो रहा? बराबर हो रहा। इसे हम लोग बोले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्लियर हुआ? इस प्रकार आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। यानी अगर आप लोग को ये भी नहीं समझ में आना तो लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू जो अगर इक्वल आ रहा तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्लियर है? अगर इसका कर्व आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपल वे में स्टेप से बनाना है ताकि इधर और इधर इक्वल हो सके, औसत लगभग बराबर होने चाहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इतना मैं बताने का प्रयास करूँ। चलिए ग्रुप से भी बता देता हूँ। देखिए ये बताने लायक तो है नहीं, इसलिए मैं स्किप करता हूँ उसे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ग्रुप सी सबसे पहले फ्रेंड 4 क्वेश्चन को बनाना है। देखिए पहले क्या मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को पूरा लिखना है। उसके साथ साथ मापन के बारे में भी लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, परीक्षण को परिभाषित करें एवं मानकीकृत परीक्षण के विकास को विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लाभ एवं हानियों की व्याख्या करें। मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करें। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए इसे आप देख लीजिए। सहसंबंध गुणांक, तो सहसंबंध गुणांक मैं इससे पहले वीडियो में पूरे बताया था। क्लियर है? तो सहसंबंध गुणांक आप लोग देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकती है क्या एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। तो मैं इसके बारे में केवल एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग कर लेंगे। तो इसका केवल मैं फार्मूला बताता हूँ, ये होता क्या है। देखिए इसके लिए फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स, आर लेते हैं हम लोग। इसमें रेंज हम लोग को निकालना पड़ता है। देखिए आप लोग को मैं इसका सिंपल वे में एक रूल बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए ध्यान से। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो आ सकता है। तो देखिए इसे हम लोग रो इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं। देखिए 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1, ये फार्मूला इसका होता है फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसे याद कर लिए। फिर से भी बोलता हूँ 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। क्लियर है? अब इसे निकालने के लिए मैं एक रूल बता दूँ। देखिए इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स एक आर निकालता हूँ, एक आर डैश निकालता हूँ। तो आर निकालने के लिए क्या कीजिए ना, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में चलेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है, यानी देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है 35, तो 35 के सामने 1 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू कौन? 28, 28 के सामने 2 लिखेंगे। उसके बाद 26 है, 26 के सामने 3 लिखेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को संख्या ले आना, उसी वही रिस्पेक्ट में वाई भी निकालना होगा। क्लियर है? मैं इसका ऐसे पिछले वीडियो में बनाया हो तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टोरी। थैंक यू सो मच।